साउथ का भी दौरा किया, यात्रा की, पूरी यात्रा की। 1990 में उन्होंने पहले देश का अंदर बाहर 1990 में नहीं, प्लीज 1890 नहीं, क्योंकि सबको ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे देना। 1890 में। तो वो क्या हुआ कि पता चला कि अमेरिका में 1893 में एक वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हाँ जी, कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो किसी मॉन्क ने उन्हें कहा कि आपको जाना चाहिए, यू आर द फिटेस्ट पर्सन, हाँ जी, जो कि धर्म का प्रचार ठीक मानों में और ठीक लैंग्वेज में कर सकती है जी। पर अमेरिका में जाने के लिए तो पैसे उस भी वक्त चाहिए, आज भी चाहिए, उस वक्त भी वीजा भी चाहिए चाहिए जी। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूँ। किसी ने उनको सिंधिया फैमिली के साथ मिलाया, जिनके शिपिंग लाइंस थी। तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, जाना है जरूर जाइए, हम आपका इंतजाम कर देते हैं जी। अब वहाँ पर तो पहुँच गए, हाँ जी, अमेरिका, न्यूयॉर्क में तो पहुँच गए, लेकिन क्या ना रहने के लिए जगह, ना कपड़े, बर्फ पड़ रही है, इतनी बर्फ पड़ रही है। वो 11 वो सितंबर का मंथ था, मई सितंबर में पहुंचे थे वो मेरे को याद आया गुप्ता जी, आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं गांधी जी की बात कर रहा हूँ। कि जब गांधी जी यहाँ आए थे उन्होंने भी धोती पहनी थी, उसी तरह इनके कपड़े होंगे। साधु थे, स्वामी थे। तो जोशी जी बर्फ पड़ रही है, कपड़े हैं नहीं, हाँ जी, पे कितने दिन तक आप ऐसे रह सकते हैं। तो एक दिन मूर्छित हो गए, फेंट हो गए, गिर गए। तो एक देवी सामने रहती थी, उन्होंने विंडो से देखा कि ये आदमी गिर गया है, नीचे गिर गया है, इसके तन पे कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, ये कौन है, कहाँ से आ गया ये, किस प्लेनेट से आया ये जी। वो नीचे आई तो उन्होंने दूसरों की मदद से उठाया, उसको ले गए अंदर, घर के अंदर। तो गर्मी वगैरह कपड़े वगैरह दिए। कौन हो भाई, अमेरिका में क्या करने आए हो, क्या मकसद है। तो उन्होंने अच्छी इंग्लिश में जी, प्रॉपर इंग्लिश में बात की कि मैं पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भाग लेने के लिए आया हूँ। हाँ जी। अब देखो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि जो कल बात होनी है ना उसकी फाउंडेशन आज होनी है, लग जाती, हो जाती है। तो कैसे मलाया जी। वो लेडी उस कमेटी की मेंबर थी जो वो पूरा धर्म सभा के धर्म सभा ठीक जो प्रोग्राम कर रहे थे। हाँ जी। तो उसने कहा, हंसी वो कहने लगे इसके लिए तो 1 साल पहले इनविटेशन जा चुके हैं, अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं, जिन्होंने बोलना है उनका समय दे दिया गया है जी। अब तुम कैसे। और ये प्रोग्राम तो हो रहा है 3 दिन के बाद, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। उनके दिल में भगवान ने जगाया कि कोई काम कर, ये इतनी दूर से आया है, कुछ तू भी कर। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं सोचती हूँ, मैं करती हूँ। चेयरमैन को टेलीफोन किया कि ऐसे ऐसे इसको समय चाहिए। कहने लगे पागल हो गए, यू आर ए मेंबर ऑफ द कमेटी, हाउ कैन यू से ऑल दैट टू मी। एनीवे उन्होंने चेयरमैन को कन्विंस कर लिया जी। कन्विंस करने के बाद चेयरमैन ने कहा 5 मिनट। ओके 5 मिनट, सबसे लास्ट, वो भी लास्ट में, ठीक, मैं 5 मिनट देता। तो उन्होंने पूछा कि 5 मिनट बहुत हैं, मुझे तो 2 मिनट भी बहुत हैं, 5 मिनट तो बहुत है। एनीवे वो समय आ गया, वो दिन आ गया। तो जितने भी बोलने वाले थे वो सब क्या कहते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब ये खड़े हुए जी, हेलो
हेलो नमस्कार गुप्ता जी, मैं सिंधु बोल रहा हूँ। बहुत देर कर दी, गर्भ बहुत देर कर दी मेहमान आते आते। बात में गर्भ का मतलब गर्भवती औरत, अगर उसको बच्चा अच्छे मार्ग पर जाए बहुत खुशी होती है माता को। तो अगर वो गलत काम तो उसको मोर मिलता है। मोर का मतलब अंतिम संस्कार, उसको बोलते फ्यूनरल फन रीड, और उसको मतलब क्रिमेशन निकल गई तो खत्म हो गया सड़क। सुरेंद्र जी, खत्म हो गई। स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं आप, अंतिम संस्कार की बात किसके कर रहे हैं? थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो वो खड़े हुए, हाँ जी, खड़े हुए और आते ही कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। वाह। हाँ। तो लोग तो खड़े हो गए सीटों पे और तालियां लगे बजाने, और तालियां इतनी देर तक बजाई 5 मिनट हो गए। तो उन्होंने देखा उनकी तरफ कि जाऊं भैया मैं, कह के नहीं बोलो। तो जब वो बोल चुके जी, तो एक ने क्वेश्चन किया कि तुम वो जो फ्लूट बजाता है तुम्हारा, जिसका नाम कृष्ण है, जी, वो उसमें कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, तुम उसके पीछे पीछे भागते रहते हो, ये क्या है तुम्हारी फिलॉसफी? व्हाट इज दिस ऑल दैट? बोलते रहे, अपना जवाब कुछ नहीं दिया, बोलते रहे, बोलते 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 स्टेज से नीचे, स्टेज से नीचे जब वो आए तो लोग तो यूं थे ना, तो यूं हो गए, उनको फॉलो करने लगे, उनको देखने लगे। वो चल पड़े तो पीछे पीछे लोग, पीछे पीछे या, वो बाहर निकल गए तो लोग बाहर निकल गए, वो भागने लगे तो लोग भागने लगे पीछे पीछे। तो एक ऊंची जगह पे खड़े होके उन्होंने कहा, स्टॉप, व्हाई आर यू फॉलोइंग मी? कहने लगे, हमें तुम्हारी बात ये अच्छी लगती है, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो कहने लगे, मैं तो एक इंसान हूं, जब तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, वो तो सर्वशक्तिमान है जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, सारा संसार उत्पत्ति की है, इसलिए हम उसके पीछे, उसकी बंसरी के पीछे भागते हैं। ये जवाब था उनका जी। और उसके बाद जो पोप थे ना, हाँ जी, उन्होंने निमंत्रण दिया कि जाना तो तुमने इधर से ही है, तो हमारे यहाँ होके जाना। वो गए जी। अब पोप तो बड़े क्रिटिक थे ना उनके, मूर्ति पूजा के बड़े खिलाफ थे ना। ओके। तो जैसे ही अंदर आए, पोप ने कहा कि ये हमारा क्रॉस है जी। तो उन्होंने क्या किया, क्रॉस को यूं करके नीचे फेंक दिया। तो पोप को गुस्सा आ गया, हे ये क्या कर दिया, ये तो कहने लगे लकड़ी की तो है, मैंने तो, मेरी उंगली लग गई, गिर गया। तो इसीलिए हम पत्थरों की भी पूजा करते हैं, लकड़ी की भी करते हैं। इन्हें कैसे समझाने का तरीका देखिए, तरीका था सरल तरीके से। ये हैं वो विवेकानंद जिनके बारे में अब समय तो रह नहीं गया, अगले दिन अगली दफ़ा हम बात करेंगे। लेकिन आज आप कुछ जो पिछली दफ़ा आपने एक प्रश्न किया था, तो मैं चाहूँगा कि वो प्रश्न आप करें आचार्य जी से कि भाई वेद तो मुश्किल है। आचार्य जी, मैं काफ़ी दिनों से ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे जवाब जो है ना बीच में रह जाते हैं कि ये वेद हैं, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, डिफ़िकल्ट क्यों, डिफ़िकल्ट हैं, तो हम इनको कैसे समझें? देखिए, हिंदू धर्म में स्वयं हमारे हिंदू लोग होते हुए भी धर्म जिनका पहला धर्म ग्रंथ है वेद, हाँ जी, उसके आधार पर उपनिषद, ये सभी ग्रंथ संस्कृत में है। अभी है तो हमारे धर्म ग्रंथ, और वेद तो सृष्टि का आदि पहला ग्रंथ है। अब वो संस्कृत में है। अब जब तक संस्कृत आपको आएगी नहीं, डिफिकल्ट तो होगा ना, तो सर्टनली आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, तो सरल हो जाएगा। क्योंकि एक दिन मैं उसी अवस्था में था कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था, बट क्योंकि मैंने परिश्रम किया, संस्कृत को पढ़ा टू सम एक्सटेंट, तो अभी मुझे कुछ समझ में आता है। तो बिना पढ़े तो अंग्रेजी भी आपको नहीं आई,
पंजाबी अब घर में बोलते थे, बाहर अपने अंग्रेजी की पढ़ाई की। ये क्या बात सच्ची है कि इनको पढ़ने के लिए सालों साल लग जाते हैं? अगर एक वेद को पढ़ना है वैसे तो बता दूं, उसका सांगोपांग पूरा अध्ययन करने के लिए तो ऐसा कहते हैं कि 48 वर्ष लगेंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही है। इसलिए आइंस्टाइन, हाँ जी, जो 20th सेंचुरी के सबसे महान साइंटिस्ट हुए जी, उन्होंने ऋग्वेद का एक मंत्र केवल एक मंत्र पढ़ने में और समझने में और एनालाइज करने में 30 साल लगाए। कितना गंभीर है वो। यानी 48 साल आप बोल रहे हैं कि एक को पढ़ने के लिए लगते हैं। चारों वेदों को पढ़ने के लिए, 4 वेदों को पढ़ने के लिए 48 साल। उसको 30 साल एक मंत्र को पढ़ने के लिए। उसमें 12 वर्ष तो उसके व्याकरण को पढ़ने के लिए लगते हैं, पर वो पूरा गंभीर रूप से करने के लिए वो तो कोई विद्वान महापुरुष, जैसे पीएचडी कितने लोग करते हैं, बट जीसीएसई तो सभी करते हैं, हाई स्कूल भी करके लोग जीवन में जीते हैं जी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वेद कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर क्योंकि संस्कृत में है, आपको आती नहीं, इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो फिर इसको दूसरी भाषाओं में क्यों नहीं उन्होंने? पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मदर टंग उस समय संस्कृत थी, और आज भी हमारे गीता, महाभारत, मनुस्मृति, रामायण सभी संस्कृत में, जस्ट नेम इट। हमारे रोज की प्रार्थना संस्कृत में, और ये चरक, सुश्रुत, सभी हमारा अर्थशास्त्र, विमान शास्त्र, सभी चाणक्य नीति, विदुर नीति, सभी कुछ तो संस्कृत में है। आचार्य तो क्षमा करेंगे, हाँ, तो संस्कृत पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। केवल 15 सेकंड है। 15 सेकंड है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है ना, नेक्स्ट वीक हम जरूर चाहेंगे कि विस्तार से प्रॉपर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आज केवल हम इतना ही कहेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो प्रिय दर्शकों, अगले सप्ताह I'll just use a quick chairman's prerogative just to push out some points there, and then we'll take some questions from the audience. If you could perhaps keep your comments or questions limited to maybe a minute or two, while also saying your affiliation. So I'm getting the feeling that the visa issue is of importance, in a way that I felt when I spoke to Polish friends of mine about the US-Poland bilateral during the Afghanistan war. That was always the issue, is that the security relationship was seen very much through access. But I noticed that Japan and France, which are both said to have strong relationships with India and welcome, the visa issue is not a problem. So in some ways you have a higher expectation of Britain than you do of Japan, for example, which I'm sure takes students, but not... No, I wouldn't say that. Really? Okay, so I'll push it into a question for you, and then a question. So what can we do? You said a cross-government approach, and I wonder, how would you do that? How would you shape that around resolving the visa issue in a politically realistic way in a Brexit Britain? And then in terms of, you know, like you mentioned how Japan and France seem to be doing well.
within the sphere of values and perhaps even infrastructure development, which we will get into in the other sessions, can you say what perhaps Britain can emulate through the way Japan and France are doing successfully? So just those two real quickly, and then we'll open up to the audience. So just on that, the reason why I think, if you look at the Indo-Japan relationship, there's been an agreement signed between those two countries that have agreed to take 100,000 Indian students into Japan, a historically homogenous country with low levels of immigration that is reaching out to India in a proactive way, very different to the approach to other countries before. And I think it speaks to the importance that they both see in each other, that Japan is taking this unprecedented step. And that is just not felt by Indians when it comes to the UK, because it's a 50% drop, and even though it's gone up recently, it's gone up by a few thousand. I mean, that cannot be discounted. I have cousins who don't want to come here anymore and have chosen to go to Australia to study. So I think it shows that the kind of appeal of the UK, there's a perception that the UK is unwilling, and we can argue over whether that's materially true or not, but there's a perception that exists. And I think we shouldn't look at visas in isolation to the overall rhetoric around immigration, because it's also use of Section 322 to deport highly skilled workers under anti-terrorism legislation because of minor tax infractions, that then also paints a picture that, well, hang on, if you come here as a professional on some kind of obscure provision, even when the HMRC says you haven't done anything wrong, you can end up destitute and deported. So I think it's all of these things together give a sense that this country is not welcoming of foreigners at the moment, particularly Indian foreigners. So I think, liberalizing the visa regime will go some way towards correcting that. But I'm with you. I think much more creativity is needed about what kind of relationship these two countries have. What are these sweet spots of convergence? There isn't about the past. There needs to be a conversation about the future, and figuring out what that is and what the UK has to offer India, not just what it can get from India. Well, I mean, you asked a very big question. That and obviously there are two issues involved here: the will to make a better relationship and the capacity. And perhaps Britain, capacity is not easily built or recovered. But the will, that is something that is more malleable. And I forgot to mention something in my presentation because I got too long-winded about Brexit and how is Brexit viewed in India. And the Indian intelligentsia, broadly speaking, is aware of Brexit, of course, and I get asked about it all the time. But they don't understand typically the nitty-gritty of it. And usually the question is phrased in terms like, what was the problem? I think it's rooted in a deficit of understanding of the European Union and its pros and cons. I tell them that, there's a narrative of oppression and so on, but the understanding generally remains fairly vague, fairly nebulous. But people are aware that something big has happened, and there's been this falling out and so on. Now, but to come to the point, I think that once Brexit is completed, in whatever form it takes eventually, and we should know soon, if not by this weekend, sometime in the coming months, one needs to remember that India, as a relatively significant country on the global stage, will need to balance its relationship with post-Brexit, standalone, quote-unquote, global Britain, with its relationship, its continuing relationship with the EU, which, after all, however troubled and however dysfunctional in certain ways, is still a bloc of 27 countries, with no further member states perhaps looking to exit in the near future. Now, in this balancing act that India will have to make between post-Brexit Britain and
the EU bloc, Britain actually has certain advantages because of the historical link, because our elite language is English, and many other factors. So I believe that post-Brexit British governments, if they play their cards right, and if they, for starters, try to mend this rather negative image of the UK and its attitudes towards Indians, then it could be still a reasonably strong relationship. Great. Okay, so please wait for the microphone to come to you. So Dr. Isle here in the front, and then Commodore Samir Saxel at the back afterwards, the gentleman who watches. Jonathan Isle from the Royal United Services Institute. I must admit, I'm continuing from what John Hemming has said. The more I listen to the two of you, the more I realized that actually, with all the denials about the special relationship, it's a classic case of familiarity breeds contempt. I checked your figures. I did the sort of Trump thing of fact checking. And let me give you a few fact checks just to sort of pour a bit cold water over this. The rejection rate in the Schengen visa for Indian citizens is 8.9% a year last year, 3 times the level of Chinese applications into the Schengen area. The rejection rate for the Home Office for the whole of sub-Indian continent, which includes Bangladesh and Pakistan, is 11%. This is to put it into a particular context. The visa fee for entering Japan is £90. Again, not a small amount of money. The total aid that Britain provides to India last year was £150 million. The total aid that Japan provided for India was £101 million last year. So, on almost every count, the things that